पता है आजकल मेरी इंटरनेट में थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। वाई? मैंने ये वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था कि क्यों अराउंड मिड मार्च मैंने अपना 70% ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो बेच दिया था। मार्केट्स नीचे आ गए हैं, फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। ट्रूथ बी टोल्ड, थोड़ा तो देखो मैं एंजॉय कर रहा हूँ सब अटेंशन, बट आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने बेचे, मेरा एक पर्सनल एजेंडा क्या है, हाउ डू आई पर्सनली लुक एट द मार्केट। According to Deutsche Bank economist, we will get into a major recession. According to CNBC, Main Street is convinced that a major recession will hit the US economy. Goldman Sachs, US recession odds at 35% in the next 2 years. इन सब बकवास को रखते हैं साइड में। क्यों? ऐसे स्टेटमेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हर टाइम आते रहते हैं। मतलब आई कैन गिव यू 50 स्टेटमेंट्स राइट नाउ जो भी बताएगा कि मार्केट में बेस्ट टाइम है और बुल रहने वाला है। ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्यों आए हो? मेरा ओपिनियन जानने के लिए ना, तो मैं वो बताने वाला हूँ आज। सिंपल, अकॉर्डिंग टू मी, हाउ डू आई लुक एट द मार्केट्स? स्टॉक मार्केट्स ना इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो देयर इज नो मैथमेटिकल इक्वेशन कि यू आर राइट, देयर इज नो एग्जैक्ट टूल कि ये ढूंढ लिया तो यू आर राइट, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड आई प्लेस माई बेट्स वेयर जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ मी विनिंग इज हायर। सिंपल, जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी किन 3 चीजों पे कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड टेक्निकल एनालिसिस एंड थर्ड इज बिहेवियरल फाइनेंस विच इज पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये तीनों फैक्टर्स को लेना बहुत बहुत एसेंशियल है एंड दैट इज व्हाई आई टेल यू कि सिर्फ टेक्निकल या सिर्फ फंडामेंटल मत घुसो। यू नीड टू नो द एंटायर पिक्चर टू हैव द फुल कंट्रोल स्टॉक मार्केट्स। तो दोस्त, हर्ष गोयला, इन्वेस्टर ट्रेनर मेंटल स्टॉक मार्केट्स, वो तो पता ही आपको। लाइक सब्सक्राइब कर देना, पहले ही बता रहा हूं बिकॉज क्वालिटी आपको A1 मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल एनालिसिस। चलो, तो बात शुरू करते हैं विद फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक, अब फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से फैक्टर्स थे जो मैंने पर्सनली सबसे ज्यादा कंसिडर किए थे। मैं सबसे पहले देखता हूं वर्ल्ड इकोनॉमी को। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, आई नो ये बड़े शब्द हैं, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन सुन के बोर हो गए होंगे आजकल, बट चिंता मत करो, आसान भाषा में सब समझोगे। इस वीडियो के बाद ना कभी डाउट नहीं बैठेगा कि इन्फ्लेशन इंटरेस्ट क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब फेडरल रिजर्व जो हमारे लिए आरबीआई है, यूएसए के लिए वो है फेडरल रिजर्व। उनका टारगेट था 2012 से कि जब भी इन्फ्लेशन विल राइज अबव 2%, वो बैंक की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन तब होता है व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है ना, जेन्युइनली, अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से वीडियो से रट लिया, वो रट लिया, अच्छा ये बड़े शब्द समझ गए, बड़े शब्दों को फेंको खिड़की के बाहर, बस बेसिक फंडा समझ जाओ, यू आर ऑटोमेटिकली क्लियर। क्योंकि इकोनॉमिक्स दुनिया में सबसे ज्यादा आसान चीजें समझने के लिए, सबसे ज्यादा आसान है। हर चीज को डिमांड सप्लाई में तोड़ दो। अब इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेन डिमांड इज हायर, सप्लाई इज लोअर, दैट इज व्हेन इन्फ्लेशन इज। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कोविड टाइम में आई लिव इन दिल्ली, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको याद है ना क्या हुआ था? किसी के पास थे ही नहीं, ब्लैक में बिक रहे थे। वाई? ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है थी कोविड टाइम में, बट सप्लाई नहीं थी। तो वही ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रिपल प्राइस, 10 टाइम्स प्राइस, 100 टाइम्स प्राइस में बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। डिमांड ज्यादा है। इकोनॉमी में भी यही हो रहा है अभी। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो सप्लायर्स हैं जो कुछ भी बेच रहे हैं वो डबल रेट में ही बेचेंगे, महंगा ही बेचेंगे। ये तो सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये आप भी करते, मैं भी करता, सभी यही करते, सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो सरकार क्या बोलती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक का लोन का भी इंटरेस्ट रेट और सेविंग्स का भी इंटरेस्ट रेट, दोनों का इंटरेस्ट रेट। तो जब भी आप सुनोगे कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोन का बढ़ गया है, लोन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, एफडी का भी बढ़ गया है, सेविंग्स का भी बढ़ गया है, सबका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो सरकार क्या करती है? डिमांड कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो क्या आप लोन ले पाओगे बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं। आप क्या बोलोगे? उल्टा, यार एफडी में पैसे डाल दो, सेविंग्स अच्छी है। तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम्स डाउन, और जब डिमांड नहीं चाहिएगी, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में लग जाएगा। सिंपल फंडा। तो फेड ने क्या बोला था कि अगर हमारा जिनका 2012 से टारगेट था, इन्फ्लेशन गोज अबव 2%, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे सो दैट की इकोनॉमी कंट्रोल में रहे। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, हमारी बात करते हैं। हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा नफरत है। नफरत इज द वर्ड, राइट? स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत खराब चीज है, क्योंकि जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस दे आर इन। तो एक एग्जांपल हो, जैसे पावर सेक्टर्स है, उनको बहुत लोन लेना पड़ता है, राइट? इनको बैंक से बहुत फाइनेंसिंग चाहिए होती है। अब अगर इंटरेस्ट रेट ही बढ़ गए, उनके मार्जिन खत्म हो जाएंगे, वो एक्सपैंड नहीं करेंगे, एंड दिस इज विद ऑल द बिजनेस, एक्सपेंशन बंद हो जाएगा।
ठीक, एक्सपेंशन बंद हो जाएगा तो जॉब्स मिलना बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमारे पैसे कम हो जाएंगे, हम खर्चा करना बंद कर देंगे। तो ये पूरा बैलेंस है जो हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है। ठीक, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी आसान भाषा में हर चीज समझते रहोगे, प्रॉमिस है। अब आते हैं दोबारा करंट सिचुएशन में। फेड का टारगेट था 2%। आप देखोगे कंज्यूमर प्राइसेस इन यूएसए हैव स्पाइक्ड टू 8.5%। 2% टारगेट था, 8.5% इन्फ्लेशन हो गया है, एंड दिस इन्फ्लेशन हैज बीन द फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पेस में ऊपर गया है पिछले 40 सालों में। तो और ये अभी नहीं हुआ 1-2 महीने में, ये 7-8 महीनों से हो रहा है। और फेड हर बार धमकी देती थी कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बट अब फेड ने फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, जो आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। ये हो गया यूएस। अब जो यूएस में हो रहा है ना, एक बड़ी फेमस कहावत है, व्हेन यूएस नीजेस द एंटायर वर्ल्ड गेट सिम्टम्स ऑफ कोल्ड। व्हेन यूएस नीजेस तो सबको जुकाम हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी, दे हैव डॉलर, एंड डॉलर हर जगह यूज हो रहा है। और उसके बहुत दूसरे फैक्टर्स भी हैं, बट मेनली काफी मेजर फैक्टर है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब बात करते हैं दोस्त इंडिया की। इंडिया में भी आपको कहानी हर जगह पता है, रील्स देख चुके होंगे, यूट्यूब वीडियो देख चुके होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आरबीआई ने रिसेंटली, मैंने इस वीडियो में निकाला था, जो बहुत करेजियस कॉल था, आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। और सेम सिचुएशन इंग्लैंड में भी हो रही है। इंग्लैंड में भी इंटरेस्ट रेट 13 ईयर हाइस पे बैठे हुए हैं अभी। तो जो ओवरऑल देख रहे हो हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो होगा क्या? जो FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो हमारा मार्केट चलाते हैं, बिकॉज वो इतने सारे पैसे लाते हैं, क्या वो बाहर के इन्वेस्ट करेंगे? वो पैसा निकालेंगे, क्योंकि वहां तो कॉस्ट ऑफ मनी हैज इंक्रीज बिकॉज बैंक लोन हैव इंक्रीज, और उससे बेटर तो बैंक में डाल देंगे। एंड दिस इज द फैक्टर व्हाई मार्केट्स हैव कम डाउन। सेकंड फैक्टर्स का एक और है जो मैंने कंसिडरेशन में लिया था, वो है जीडीपी। मैं अभी सिर्फ ओवरऑल को ही देखी जा रहा हूं, अभी तक ओवरऑल को ही देखी जा रहा हूं। अब देख रहे हैं कि जीडीपी कंपेयर टू रिसेशन। आपको इंडिया का ग्राफ दिख रहा है, ये जीडीपी ग्रोथ का। अब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट वो क्या बोलते हैं, अगर पिछले 3-4 क्वार्टर्स में बैक टू बैक जीडीपी लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स पे लोअर पीक्स कर रही है, ये थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस वाली भाषा है, टेक्निकल ट्रेडर्स, आई नो ये भाषा हमें बहुत पसंद है। लोअर पीक्स कर रही है, इसका मतलब रिसेशन। सेम चीज यूएसए के साथ है, एग्जैक्ट परफेक्ट तो नहीं है, बट ये भी लोअर और लोअर लोअर जाई जा रहा है, विच शोज अ रिसेशन। और ये रही पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ, और आपको दिख रहा है सभी नेगेटिव में है, चाहे वो जर्मनी हो, चाइना हो, जापान हो, यूके, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया, सब के सब नेगेटिव में है। अब द सेकंड क्वेश्चन यू माइट आस्क कि हर्ष चलो ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फंडामेंटली खराब है, बट मेरा शेयर तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ना, मैं वो रखूंगा। दोस्त, जब पूरे समुद्र में सुनामी आ रही है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि शिप कितनी स्ट्रांग है, डूबना उसको भी है। कहने का मतलब ये है, अगर पूरा स्टॉक मार्केट से हेवार जा रहा है, जो आपकी शिप है, इट डजंट मैटर वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग हो, कितनी बड़ी हो, उसको इफेक्ट आएगा ही आएगा। यस, अगर फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इफेक्ट कम आएगा, बट आएगा जरूर। सो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी जो मैं देखा कि फंडामेंटली मार्केट्स आर नॉट इन अ गुड पोजीशन, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन कि मार्केट्स बेचना क्यों चाहिए। नाउ लेट्स कम टू टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। अब मैं इसमें अभी क्या फॉलो कर रहा हूं, डेथ क्रॉस एंड गोल्ड क्रॉस। कॉन्सेप्ट ये है, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 200। तो जब MA50 MA200 को नीचे से काटती है तो क्या हो गया, गोल्ड क्रॉस खरीदना चाहिए। जब MA50 MA200 को ऊपर से काटती है तो क्या हो गया, डेथ क्रॉस, बेचना चाहिए। अब अगेन बताने के पहले इसको नॉर्मल ट्रेड्स में मत यूज करना। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, हर बार नहीं चलती है। जब भी मार्केट स्टैगिश फेज में होगी ना, दिस स्ट्रैटेजी विल नेवर वर्क। मतलब बेसिकली दिस विल बी वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रैटेजीज यू कैन एवर अडॉप्ट। बट जब मार्केट्स बहुत मेजर ट्रेंड पकड़ते हैं, तब ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मेरे एनालिसिस के हिसाब से इतनी फंडामेंटली खराब हालत थी, मार्केट्स इतने टाइम से ओवर हाइप थे, इतने टाइम से हालत खराब थी कि ये डाउन ट्रेंड पकड़ा था। दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव बीन लकी दैट इट्स वर्किंग फॉर मी। ठीक है, आइए अब जैसे आप देख रहे हो ये निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। तो येलो में है MA50, रेड में है MA200। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, जब MA50 ने MA200 को ऊपर से काटा है तो ये क्या हो गया, डेथ क्रॉस, विच इज अ क्लियर सेलिंग साइन। और ये सेम चीज आप नैस्डैक में भी देखोगे। नैस्डैक में तो बहुत ही खराब लेवल पे है, नैस्डैक यूएस मार्केट्स का इंडेक्स है, वो तो क्लियरली दिखा रहा है सेलर। बट अगेन नैस्डैक के ग्राफ में देखो, ये स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। लुक एट द पार्ट 2019 में आप देखोगे वहीं उसी लेवल पे पहले डेथ क्रॉस आया और फिर उसी लेवल पे गोल्ड क्रॉस आ गया। जब भी मार्केट स्टैगिश फेज में होगा ना, दिस स्ट्रैटेजी विल नेवर वर्क। ये स्ट्रैटेजी कब काम करती है, जब मार्केट्स एकदम ट्रेंड्स पकड़ते हैं। एंड फॉर मी मार्केट ये डाउन ट्रेंड था, इसलिए आई हैव अडॉप्टेड दिस स्ट्रैटेजी। सेकंड टेक्निकल फैक्टर जिसकी वजह से मैंने बेचा है, बिकॉज डाउ थ्योरी हैज गिवन अ सेल। सो डेथ क्रॉस आ गया, डाउ थ्योरी ने सेल दे दिया। अब जाते हैं बिहेवियरल फैक्टर्स की तरफ। मेरा थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बिहेवियरल फाइनेंस। बेसिकली
पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्यों भाई साहब? मार्केट्स में जनता पैसे नहीं कमा सकती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, जब दिवाली पे कोई मैं रॉकेट जलाता हूं या कोई भी रॉकेट जलाएगा ना, कोई नहीं देखता, बट जब वो ऊपर जाएगा पी और फिर ऊपर आवाज करेगा और एकदम फटेगा फूफ, तब पूरी दुनिया पलट गिरती है, अरे क्या, अरे कहां, अरे कहां। और वही स्टॉक मार्केट के साथ होता है। जब शेयर पूरा ऊपर जाता है ना, कोई जिंदगी में नहीं देखेगा, और जब ऊपर जाके फटता है, जब न्यूज में आएगा, फिर सब बात करेंगे उसके बारे में, फिर सब देखेंगे, और वही है उस रॉकेट का एंड, उस स्टॉक का एंड। और आप खुद इसलिए देखोगे जो भी स्टॉक्स बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत न्यूज में होते हैं, वो कभी भी अच्छा नहीं करते। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन ना ऑलरेडी 2021 से बहुत हाई थी, और 2021 के सेकेंड हाफ में तो एक्सट्रीमली हाई थी। तो मुझे हमेशा से वरीड था कि यार पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, क्या करें क्या नहीं करें। उस समय से मेरे दिमाग में हमेशा एक कॉन्शियस चीज़ थी, बढ़ रही है। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन का बताऊँ खराब पॉइंट ये है, इसका कोई फैक्टर नंबर तो होता नहीं है। इट्स नॉट क्वांटिटेटिव कि इस नंबर से ऊपर चला गया तो हाई पार्टिसिपेशन, इस नंबर, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आपको विद टाइम एक्सपीरियंस से डेवलप करना पड़ता है। एक चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में जो हमेशा होती है ना, जब भी पब्लिक पार्टिसिपेशन अपनी अतर सीमा में पहुंचा होता है, तब आता है दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ होता है जिसके बारे में लोग बहुत टाइम से एक्साइटेड थे। और वो इस सिचुएशन में था LIC आईपीओ। ट्रूथ बी टोल्ड, मैं सोच रहा था कि पेटीएम आईपीओ के बाद सिचुएशन विल टर्न, क्योंकि पेटीएम आईपीओ के लिए भी लोग बहुत टाइम से एक्साइटेड थे, पर वो पेटीएम आईपीओ के बाद भी नहीं हुआ, और मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली तक खराब नहीं लगा, तो आई कंटिन्यू टू द मार्केट्स। बट 16-17 मार्च को ये रूमर आ गया था कि LIC आईपीओ फाइनली आ जाएगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो आ गया है। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन ट्रेंड चेंज कर गया है। और इसलिए, स्पेसिफिकली इसलिए मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी कि क्यों आपको LIC में बिल्कुल भी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब तो हम देख रहे हैं LIC का क्या हुआ है, क्योंकि हमेशा जब पब्लिक पार्टिसिपेशन हाई होती है ना, एक आईपीओ होता है, इसके पीछे सब पागल हो चुके हैं, और वो आईपीओ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है जितनी उस आईपीओ की वैल्यूएशन है। सो दीज माय फ्रेंड्स विद द 3 रीजंस व्हाई आई सोल्ड फॉर द मार्केट्स। बट एक सेकंड, आप बोलोगे हर्षा मैं क्या करूंगा? अब इसका जवाब देते हैं। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड दिस, मैं पूरे टाइम स्टॉक मार्केट्स में हूं, मेरी नॉलेज पूरे टाइम स्टॉक मार्केट्स की है। मैं पहुंचने वाला हूं फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स, ये मेरा बिलीफ, ये मेरा ड्रीम, ये मेरा यकीन है। अब क्या आपको भी मेरी तरह सेम चीज करनी चाहिए? नहीं। क्यों? बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज, आई हैव दैट टाइम फॉर स्टॉक मार्केट्स, और मैं एक एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं टू टाइम द मार्केट्स। मार्केट्स को जितना टाइम करोगे, प्रोबेबिलिटी उतनी आपकी फेवर से हटती जाएगी। मैं एक एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूं टू टाइम द मार्केट्स। क्या आपको जरूरत है इसकी? आइडियली नहीं। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मत बेचो, रखो, बट हाँ फंडामेंटली डिसेंट स्टॉक्स होने चाहिए आपके पास। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने घर का प्लान बनाया आर्किटेक्ट से, बोला कि भाई मैं 3 मंजिल घर बनाऊंगा, और घर बनने के बीच में आपने बोला नहीं नहीं नहीं, इसी फाउंडेशन में 5 मंजिल कर दो या 1 मंजिल कर दो, या घर बनाओ ही मत। नुकसान तो हो गई, घर भी गिरेगा। सेम स्टॉक मार्केट्स, जिस इंटेंशन से आपने शुरू किया, आपको उस इंटेंशन को कंप्लीट करना जरूरी है। जो लोग पैसे हारते ना स्टॉक मार्केट्स में, उनका वन ऑफ द मेन कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? दे बाय ऑन अ डिफरेंट रीजन एंड दे आर सेलिंग ऑन अ डिफरेंट रीजन। बाय खरीदा लॉन्ग टर्म देख के, बेच दिया रूमर या टेक्निकल एनालिसिस देख के। यू हैव टू बी क्लियर इन दैट। और इसकी क्लैरिटी कब मिलेगी? व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, कि मैंने जो पहले बनाई थी कि मैंने अपना पोर्टफोलियो क्यों बेचा है। टिल देन, दिस इज गोलस स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।